आजाद कश्मीर के एक ऐसे शख्स के साथ आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के 2% कामयाब साइंसदानों में नाम कमाया है। इन्होंने तालीम कहां पर हासिल की और कहां तक तालीम हासिल की, वो अब किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, इनकी कामयाबी के सभी राज आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में लब आज़ाद चैनल के देखने वालों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वादी कश्मीर लाल और याकूत पैदा करती है, हीरे जवाहरात पैदा करती है। ऐसे ही आज एक हीरे से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आपकी। आइए बातचीत करते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आपकी जो तालीम है, जो आपकी तरबियत है, वो किस शहर में हुई, किस जगह पे हुई, इसके हवाले से ज़रा तफसीलात बताइएगा। मेरी बेसिक एजुकेशन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तो मैंने अपने गांव से की है, केल से। उसके बाद बीएससी और एमसीएस मैंने मुज़फ़्फ़राबाद से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से किया है। एमफिल मैंने इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया है और उसके बाद मैंने पीएचडी जो है वो एजेका यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ था 2012 में, और 16 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है। और उसके लिए मैं 6 महीने एचईसी की ग्रांट पे यूके में स्कॉलरशिप पे गया था और 6 महीने मैंने यूके में काम किया है। इसके अलावा मैंने 1 साल का पोस्ट डॉक जो है वो यूएसए से किया है। तो ये मेरी ओवरऑल एजुकेशन है। अच्छा, कामयाबियां तो इंसान के मुकद्दर का हिस्सा होती हैं, लेकिन आपकी कामयाबियों का सफ़र कब शुरू हुआ? ये मेरी बेसिकली जो कामयाबी है वो बचपन से ही थी। बचपन से मैं जितनी भी मेरे प्राइमरी एजुकेशन लेवल थी, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, उसमें भी मेरी पोजीशंस ही आती थी। उन कामयाबियों के पीछे मैं समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। चूँकि मैं शुरू से ही अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से मेहनत करता था और अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। और दूसरा ये था कि मेरे वालिद साहब ने कुछ एजुकेशन हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा शौक़ था और मेरे लिए वो ख़ास कर एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम देते थे और वो कहते थे कि आप तालीम करना। उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। तो मैंने उनकी ख्वाहिश को सामने रखते हुए फिर वो मुझे 1998 में मुज़फ़्फ़राबाद उन्होंने भेजा। फिर मुज़फ़्फ़राबाद से मैंने अपने तकरीबन तमाम करियर का आगाज़ किया। मैंने बीएससी के अंदर मैंने पोजीशन हासिल की पूरे आज़ाद कश्मीर में। इसके अलावा मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में टॉप 3 में था। और एमफिल में फिर मैं इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद गया और वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरीके से 2012 में पीएचडी में एनरोल हुआ और पीएचडी में एनरोल होने के बाद भी मेरी यानी डिस्टिंक्शंस थी थ्रू आउट ग्रेड्स के अंदर। तो ये बहरहाल सबकी बैकग्राउंड पे यही था कि मेरी मेहनत थी और दिन रात मेहनत थी। चूँकि मैं अच्छा सर, माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। जब आपके ऊपर मैंने रिसर्च स्टार्ट की तो उस पर एक चीज़ मेरे सामने जो आई वो ये थी कि आप पिछले कई सालों से रात का तीसरा पैर नहीं सोते। तो इस बात में सदाकत है? जी सर, बिल्कुल सच है कि मुझे यानी शायद ही याद हो कि मैं कभी 2 या 3 बजे के बाद मैं सोया हूँ। कोई छुट्टी, कोई दिन, कुछ भी हो, मैं उसी टाइम पे यानी जागता हूँ। ज़्यादातर मैं 12-1 बजे भी जाग जाता हूँ। कभी-कभी मेरी 10-11 बजे भी आँख खुल जाए। मैं चूँकि 8-9 बजे अगर सो जाऊँ तो 3-4 घंटे के बाद ज़्यादा मैं सोता ही नहीं हूँ। आपके एक करीबी दोस्तों ने मुझे कहा है कि आपका जो मुश्किल डिसीजन हो, आपको जो मुश्किल तरीन काम हो, आप उस वक्त में करते हैं। जी बिल्कुल, ये सच है। चूँकि होता ये है कि मैं एक तो रेगुलरली जो काम करता हूँ वो तकरीबन 16-17 घंटे डेली की बेसिस पे करता हूँ। दूसरे नंबर पर यह है कि चूँकि आप जब 12 बजे या 1 बजे अगर जागते हैं तो ज़ाहिर है शाम 7-8 बजे तक आप को बहुत थकन होती है। 2-3 घंटे रिलैक्स होने के लिए आपको चाहिए। तो जब 3-4 घंटे बंदा आराम करता है तो उसके बाद ज़्यादा एक्टिव होता है। और वैसे भी इस्लामी नुक्ता नज़र से भी जो सहरी का जो टाइम है ये बड़ा बबरकत टाइम होता है। और मैं जितने भी जो कम्प्लेक्स टास्क हैं उनको मैं सहरी के वक़्त ही परफ़ॉर्म करता हूँ। तो ये बिल्कुल इसके अंदर सदाकत है। अच्छा ये बताएं सर, आज तक कितने स्टूडेंट्स को आप सुपरवाइज़ कर चुके हैं? इस वक्त एमफिल के में तकरीबन कोई 11 स्टूडेंट्स ऑफिशियली सुपरवाइज़ किए हैं। इसके अलावा कोई 30-35 स्टूडेंट्स को मैंने मेंटरिंग किया, उनके तकरीबन उनके रिसर्च के अंदर महावनत की है। इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन मोर देन 30 हैं। इसके अलावा मेरे साथ कोई पीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं, 7-8 स्टूडेंट्स जिनको मैंने को सुपरवीन किया है, जिसमें मेरे साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, पयास के हैं, हज़ारा यूनिवर्सिटी है, मस्ट है, एजेका यूनिवर्सिटी है। तो इनको मैंने एज ए को सुपरवीन किया है। तो इनके भी तकरीबन जो थीसिस हैं वो अपने फाइनल स्टेजेस पे हैं। अच्छा सर, इंटरनेशनल रिसर्च साइंसदानों की रैंकिंग क्या होती है और उस लिस्ट में नाम कैसे आता है?
असल में ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इंटरनेशनल रैंकिंग बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिस तरीके से आपके पास यूनिवर्सिटियों की सालाना रैंकिंग होती है, और उसमें ये है कि जैसे आप देखें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ रैंकिंग अथॉरिटीज़ हैं, केओस रैंकिंग है, टाइम्स हायर है, इसमें जैसे हार्वर्ड पहले नंबर पे है, कैम्ब्रिज है। इसी तरीके से जो कुछ अदारे हैं जो साइंसदानों की भी हर साल रैंकिंग करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं वो आपके पास एल्सवेयर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर जो है वो रैंकिंग की जाती है। असल में ये एक बहुत पेचीदा और मुश्किल तरीक़ाकार है, चूँकि इस रैंकिंग के अंदर नाम आने से ही एक्चुअल पता चलता है कि एक्चुअल ऑथेंटिसिटी क्या है, और वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिनकी वजह से उन रैंकिंग में नाम आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2021 और 22 में इस लिस्ट में नाम आया, और ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में, यानी यूनिवर्सिटी एज ए यूनिवर्सिटी से मेरा नाम, और ख़ासकर नीलम कैंपस में इसमें नाम आया। लेकिन ये मुश्किल तरीक़ाकार इस वजह से है चूँकि इसके अंदर बहुत सारे कम्प्लेक्स पैरामीटर्स हैं कि सबसे एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन होती है वो ये होती है कि रिसर्च के अंदर प्रिंसिपल आथर का होना लाजमी है। यानी प्रिंसिपल आथर से मुराद ये है कि जिस बंदे ने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की है वो फर्स्ट आथर होगा या कारस्पॉन्डिंग आथर होगा। चूँकि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी कई कोलीग हैं, उनके नाम आते हैं, किसी के साथ पेपर में नाम लिखने से वो बंदा लिस्ट में नहीं आ सकता। दूसरे नंबर पर यह है कि हम जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होती है और इसके जो साइटेशंस हैं वो ज़्यादा वेटेज उन्हीं पैरामीटर्स को दी गई है कि, या उन्हीं पेपर्स को दी गई है कि जिनके अंदर वो आप एज ए फर्स्ट आथर हों या प्रिंसिपल आथर हों, कम से कम कॉरस्पॉन्डिंग आथर हों या फर्स्ट आथर हों, तो उनकी वेटेज ज़्यादा होती है और उनकी साइटेशंस। इसके अलावा इसमें ये होता है कि आप एज ए फर्स्ट आथर कितने पेपर्स में हैं, वो कंट्रीब्यूशन भी शामिल होती है। अच्छा सर, आप नीलम कैंपस के अंदर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कोई काम कर रहे हैं आप? जी, मैं एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर ही काम करता हूँ, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो रिसर्च के अंदर ही है। क्योंकि रिसर्च के अंदर मैं ये काम करता हूँ कि मुख्तलिफ़ कोलैबोरेशंस है मेरी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स सऊदी अरेबिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के किए हैं, जिनके अंदर हैंडसम मुझे इंसेंटिव भी मिलता था। अच्छा, दुनिया के 2% साइंसदानों में आपका नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। उसके अलावा आपकी और भी कंट्रीब्यूशंस सऊदी अरबिया के साथ, चाइना के साथ और बहुत सारे आपके काम है, आपकी वर्किंग है। लेकिन आपकी इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी एजेके ने आपको सिर्फ़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर तक महदूद किया हुआ है। तो इस पर आपकी कोई राय आप कुछ कहना चाहें? क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक इंसान ज़िंदा है उसकी कोई वैल्यू, उसकी कोई कदर नहीं है, अपने घर में। तो अपने घर में मैं ये चाहता हूँ आपकी वैल्यू, आपकी इज़्ज़त और आपका वक़ार जो है, जैसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए। इस पर आपके कुछ रिमार्क्स हो तो कह सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मैं असल में आपको अभी और भी मेरी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस थी, जिसके साथ मैं आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब देता हूँ। मैंने कोई 5-6 रिसर्च पेपर्स जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मैंने ग्रांट्स विन करके वो 3 साढ़े 3, 4-4 लाख की थी। 4 पेपर्स मैंने अमेरिका के अंदर प्रेज़ेंट किए 2016 से लेकर 2019 तक। इसके अलावा 1 पेपर मैंने पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से रिसर्च ग्रांट जो है वो विन की पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से, और वो सऊदी अरेबिया प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर प्रेज़ेंट किया। इसके अलावा 2014 में मैंने पेपर एक हायर एजुकेशन कमीशन से ग्रांट विन की, और वो मैंने सिंगापुर के अंदर प्रेज़ेंट किया। इसके अलावा लीमा पीरू के अंदर, और मैंने एज़ ए की नोट स्पीकर के तौर पे भी मैंने काम किया। और इस दफ़ा एक पेपर अभी मेरा जो 2022 के अंदर मैंने तकरीबन 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पेपर प्रेज़ेंट किए, और एक मुझे अभी रिसेंटली दिसंबर 2022 के अंदर एज़ ए बेस्ट पेपर अवार्ड भी उसमें मुझे मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये कंट्रीब्यूशन है, इन कंट्रीब्यूशन के साथ तो उसी के मुताबिक आपको आगे फ़ायदे भी, बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, और हर बंदे की ख्वाहिश भी होती है कि आप जितनी मेहनत करें और उसी के मुताबिक आपको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। तो अभी तक तो मैं एज़ ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पिछले 3.5 साल से। उसके अलावा मैं तकरीबन 13-14 साल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया। ओवरऑल मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो जॉब है वो तकरीबन 16.5 साल बनी है। लेकिन शुरू में भी मैं तकरीबन कोई एक ही स्केल में रहा हूँ, कोई 13-14 साल। और उसके अलावा एज़ ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 3.5 साल हो गए तभी इसमें हूँ। ख्वाहिश तो मेरी भी है कि ज़ाहिर है जिस तरह की कंट्रीब्यूशन हो उसके मुताबिक आगे जाना चाहिए, चूँकि इंटरनेशनल कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे ऐसे होता है कि आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में उस तरह का यहाँ पे मेरे ख्याल से आपकी तालीम में, आपके सिस्टम में, आपके इदारों में पॉलिटिक्स तो नहीं घुसी हुई, उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा? देखें, पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं उनके अंदर ज़ाहिर है मोस्टली तो ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन चूँकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है, चीज़ें ही ऐसी हैं कि अगर आपको आपकी यानी
कंट्रीब्यूशन के मुताबिक अगर आपको दिया जाए तो वो तो बेहतर चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में इस वजह से बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे ख्याल में लोग फेड अप भी हो जाते हैं। लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस कैंपस के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए दिन रात जो है मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं मेहनत करता हूँ, और मेरी तरफ से चले कंट्रीब्यूशन हो, इवन मैं अपने जो बच्चे हैं उनको भी मैं साथ साथ फैसिलिटेट करता हूँ, उनको भी बताता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप ये सारे काम कर सकते हैं। चले आखिर में आप पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया, और मुझे भी इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं यानी इस इलाके का ही बासी होने की निस्बत से कि एक यानी पिछले 20 साल के अंदर मैं एक स्टेज पे था, और वो मुझे दिन भी याद है और आज का दिन भी याद है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नियामत से नवाजा है, और ये वालिदैन का एक जो दुआएँ थी, और अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। तो मेरा तमाम लोगों के लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए यही पैगाम है, सबसे पहले नंबर पे तो आप अपनी नीयत को साफ़ रखें, सबसे पहले ये बहसीत मुसलमान भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मेरा ये पैगाम है कि हम हर दूसरे के लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात रखें, ना कि टाँगें खींचें, क्योंकि अगर आप इल्म को तक़सीम करेंगे तो आपका इल्म बढ़ता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ सोची है कि मुझे जितनी चीज़ मिलती थी और मैंने अपने बाकी कोलीग्स की हेल्प की, और अल्लाह ताला ने उसका मुझे बहुत कई गुना ज़्यादा दिया है। तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद था जी नीलम कैंपस के अंदर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब लाल हुसैन साहब। इनसे बातचीत की और इनका माफ़ी ज़मीर आप तक पहुँचाया। और इसके अलावा ये जो वादी कश्मीर हीरे और जवाहरात, याकूत और मरजान पैदा कर रही है, बस इसकी वैल्यू की और इसकी कदर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन का हम इस वक्त दीजिए इजाज़त अब्दुल तवाब को। इंशाअल्लाह किसी नए चेहरे के साथ किसी नए मुकाम पर दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।